ज़वाल ये है कि तेरा साथ नहीं, कमाल ये है कि जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्नम मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों का सफर। भीगी जुल्फों वाली रात अपने उस पहर ठंडी ठार हो रही थी। फुआर बरसते बरसते खत्म हो गई थी। ये तहज्जुद का वक्त था। सानिया की आंख नामालूम से एहसास से खुल गई। चंद लम्हे वो मुंदी मुंदी आंखों से समझने की कोशिश करती रही कि किस एहसास के तहत उसकी आंख खुल गई है। उसने जरा गौर किया तो एक झटके से उठ बैठी। उसे लगा जैसे मध्यम मध्यम सी सिसकियों की आवाज पैदा हो रही है। सियाह लकड़ी के दरवाजे वाले कमरे में जर्द मदफूक सी रोशनी लर्ज रही थी। ना काफी से उजाले में सानिया उठकर अंदर आई तो करम इलाही मुसल्ले पर नीचे झुका हुआ था। वो सजदे में नहीं था मगर वो हालत सजदे की थी। करम इलाही, वो दम बखुद रह गई। ये करम इलाही की आवाज थी। वो घुटी घुटी आवाज में रो रहा था। सानिया बिना चाप पैदा किए आहिस्तगी से चलती हुई घुटनों के बल उसके पास बैठ गई थी। करम इलाही उसकी मौजूदगी से वाकिफ था, फिर भी उसकी पोजीशन में फर्क नहीं आ रहा था। क्यों रो रहे हो इस तरह? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, सानिया ने परेशानी से कहते हुए एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। वो लागड़ सा वजूद हचकोले खा रहा था। चली जाओ तुम सानिया, चली जाओ। करम इलाही ने एकदम से दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए थे। यहाँ से दूर, वापस अपने घर, अपने बाप के पास चले जाओ। तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। सानिया, अपने बाप के पास वापस चली जाओ। वो हाथ जोड़े बुरी तरह से रो रहा था। उससे इल्तिजा कर रहा था। सानिया को जैसे किसी ने फरीज कर दिया था। साकत, शुशद्दत, बेहिसो हरकत। बारिश जिंदगी में उसे आज से पहले इतनी बुरी कभी नहीं लगी थी। वो सीढ़ियों पर बैठ गई थी, दो घुटनों से मुसलसल एक ही हालत में जामद। उसके होंठ जैसे सख्त सर्दी के बायस नीले पड़ गए थे और कपकपा रहे थे। वो मुसलसल हिल रहे थे जैसे जेरे लब कोई मंतर पढ़ रहे हों। आंखों में इंतजार की तकलीफ जम कर रह गई थी। हिना ने कई बार उसे आकर कहा था कि वो उठकर सोफे पर बैठ जाए, चंद घूंट पानी के पी ले। बारिश थम चुकी थी, उसकी जिंदगी भी थम चुकी थी, वक्त भी उसके साथ रुक चुका था। वो गुजर नहीं रहा था। मेरी हाशिम से बात हुई है, परेशानी की कोई बात नहीं है यार, हादसात जिंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। हिना ने उसे अपने साथ लगा कर तसल्ली दी थी। उसे प्यार किया था। कुछ देर पहले तक तो उसकी हालत देखकर हिना डर ही गई थी। दिल मजबूत करते हैं, हिम्मत हार जाना तो किसी मसले का हल नहीं होता, मगर दिल मजबूत कैसे होता? उसके अंदर तो खौफ ने अपने नाखून गहराई तक पेवस्त कर दिए थे। ये सब उसकी वजह से हुआ था। खिजर उसकी बात पर गुस्सा होकर बाहर निकला था। खराब मौसम में भी उसने उसे नहीं रोका। अपने दुख को लेकर वो शायद बाकी सब फरामोश कर गई थी। ऐसी तो कभी नहीं थी वो। उसकी वजह से अगर खिजर को कुछ हो जाता, ये सोचकर अब तक उसकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर रही थी। उसने अपने साथ हुई ज्यादती में हर किसी की परवाह करना छोड़ दी थी। ये शख्स किसी की खुशी का मरकज था, किसी की दुनिया, किसी की जिंदगी का वाहद महवर, इकलौता वारस। काश के ये उस लम्हे रोक पाती जब उसके दिल में खटका हुआ था, लेकिन इस वक्त आंसू खुश्क हो गए थे और बहुत डर गई थी। उसके जहन में अजीब से वसवसे आ रहे थे। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, ऐन वक्त पर मोइन का एक्सीडेंट, और दूसरी मर्तबा खिजर के साथ हादसा। क्या उससे जुड़े लोगों पर हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी? वो ऐसे सोच रखने वाली नहीं थी, फिर भी उस लम्हे मायूस कुन सोचें उस पर हमला आवर हो रही थी। इसी असना में गाड़ी रुकने की आवाज आई। सीमी ने बेजान बुत में हरकत बेदार हुई। खिजर आ गया था, ठीक सही सलामत, ऐसे ही चलता हुआ जैसे वो गया था। वो उसे देखने की ताब खुद में नहीं पा रही थी। हिना बेताबी से बाहर लपकी थी।
वहीं से उसके और हाशिम भाई की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर ये आवाजें करीब आने लगी। हिना खिजर का बाजू पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। सीमी की नजरें उठी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और कहीं कहीं से फटे हुए। सर पर चोट आई थी, शायद टांग के। सीमी का दिल तड़पा। सफेद पट्टी लगी थी बाजू पर भी। हल्का सा लड़खड़ा कर चल भी रहा था, लेकिन अपने कदमों पर। बात कर रहा था, सांस ले रहा था और सीमी को अपनी सांस महसूस होने लगी। चंद कदम आगे आकर खिजर की नजर भी उस पर पड़ गई थी। लम्हे सबसे बड़े चोर होते हैं, उससे डरना चाहे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, वारदातें भी नाकाबिले तलाफी। वो दोनों भी उन्हीं लम्हों में जी रहे थे। सिमी नमी से लबरेज आंखों से उसे देखे गई, जैसे पलके नहीं झपकेगी। कोई मिन्नत सी बाहर आई थी, कोई मेहरबान दुआ का लम्स उसकी बेनाई को उस शख्स की सूरत दिखा रहा था। खिजर की आंखों में उसके लिए नरमी दौड़ गई थी। चेहरे पर किसी किस्म की शिकन ना रही, बल्कि दिल में उसकी हालत देखकर मलाल सा उभरा था। आई एम फाइन, सिमी के मुकाबिल आकर उसने शहद अगी लहजे में कहा था। सिमी जैसे रेत की दीवार ढह गई थी और बिखर गई, मगर बज़ाहिर ला भिंचे जब्त से खड़ी रही। अगर ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे रह लो, किसी और रूम। परेशान कर दिया तुमने, उसने मोहब्बत से पूछा। सिमी का जब्त टूट गया। आई एम सॉरी, रंधे गले के साथ उसके लबों से निकला था। आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गई थी। वो अपना मुंह हथेलियों में छुपाकर रो पड़ी थी। खिजर घबरा गया। अरे अरे प्लीज रोना नहीं, वरना मुझे शर्मिंदगी होगी। गलती तो मेरी है ना? खिजर ने फौरन एतराफ कर लिया था। सिमी के जज्बात का सोचकर उसे सचमुच शर्मसारी ने घेर लिया था। नहीं, वो हिचकियां रोकते हुए नफी में सर हिलाने लगी थी। मेरी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था खिजर। मेरा कोई हक नहीं ये सब कहने का। क्यों नहीं तुम्हारा हक? खिजर ने संजीदा सवाल पूछा था, मगर वो कहाँ सुन रही थी। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मेरा दिमाग खराब हो गया था। कूल डाउन यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, खिजर ने उसे कंधे से थाम कर कहा था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसने अपने आंसू साफ किए। इसमें इतना डरने वाली क्या बात थी? खिजर ने नरमी से दरियाफ्त किया। सीमे के मुंह से बेसाख्ता फिसलता चला गया। मेरे जहन में बहुत अजीब सी सोचें आ रही थी, क्योंकि एक बार पहले भी रवानी में कहते हुए वो एकदम ठिठकी। एक बार पहले? खिजर मुंतजिर सा पूछने लगा। सिमी को जैसे होश आया था। वो अपनी धुन में मोइन का नाम लेने जा रही थी। होश आया तो वो सारी गुफ्तगू याद आई जो खिजर कह कर गया था। नहीं, वो अचानक खड़ी हो गई। मैं पानी लेकर आती हूँ, बोझल आवाज के साथ कहती हुई वो एक पलक झपकते खिजर के रोकने से पहले नजरों से ओझल हो गई थी। खिजर एक तवील और अफसुर्दा सांस लेकर रह गया। न जाने क्या चीज थी जो इस लड़की को अपने खोल से निकलने नहीं देती थी। सारी रात इसी तरह गुजर गई थी। सीमी रात भर वापस कमरे में नहीं आई थी। खिजर इंतजार करते करते सो गया। सानिया कई लम्हे दम बखुद सी बैठी रह गई थी। उसके सारे अल्फाज उस इंसान के सामने खत्म होकर रह गए थे। करम इलाही, मेरा ये मतलब नहीं था। उसे सख्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ महफूज हूँ, मेरी फिक्र मत करो, वो माजरत ख्वाना अंदाज में कह रही थी। करम इलाही की दाढ़ी जैसे आंसुओं से तर हो चुकी थी। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ किसकी जिंदगी का भरोसा है? सानिया अजीब सी हंसी हंस दी थी। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। आज तक एक धोखे में जी रहा था। वो बेरब्त सी बातें करने लगा था। सानिया को गौर करने पर सुनाई देती थी। मगर तुम तो खुद को जवान कहते हो। सानिया ने उसे उस कैफियत से निकालना चाहा। कहने में और होने में फर्क होता है। अब क्या हुआ है? मेरी बात बुरी लग गई है? बददुआएं दे रहे थे क्या? वो भरी भरी आंखों से देखने लगा। अंधेरे में स्याह पानी तले डूबी आंखें। सानिया को खौफ आया। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मैंने। सानिया ऐसे उसे तकते रहने के बाद उसने एक बार फिर सानिया को हैरान कर दिया। आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। लोग कहते हैं करम इलाही खुदा को जान नहीं दे सकेगा। बहुत बुरा है करम इलाही। लोग ये नहीं देखते कि करम इलाही को किस शय की जरूरत है। करम इलाही वाकई बुरा है। इस शय को पाने के लिए उसने एक नौउम्र लड़की की जिंदगी बर्बाद कर डाली। वो सानिया को देख रहा था, मगर खुद कलामी कर रहा था। सानिया के दिल में गम उतरने लगा था। वो उसकी बातों का मकसद समझ रही थी। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत इस उम्र में होती है शरीके हयात की। मेरा घर वीरान है,
तन्हाई तन्हाई तन्हाई, मेरे नाम लेने वाला कोई नहीं। मर जाऊं तो लोग देखने की बजाय शुक्र करें कि उसकी आवाज नहीं तो जिंदगी में सुकून है। करम इलाही, चुप करो। सानिया की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो उसका दुख सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी। जवानी कट जाती है, बुढ़ापा कटता नहीं है, काटता है जब रातें नहीं गुजरती। गुजरी जिंदगी की फिल्म आंखों में चलती रहती है कि धूल उड़ी कि भूल हुई। जिंदगी कहाँ खोखली हो गई, उम्र की नकदी खत्म हो गई। हाँ तो आज भी कुछ नहीं सवाए वहशत, दहशत। ऐसा मत सोचो। सानिया को खुद वहशत सी होने लगी थी, लेकिन अपने फायदे में। मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया। जिंदगी में तो तवाज़ुन बहुत जरूरी है, हर मामले में एतदाल। इस उम्र में मुझे तन्हाई काटने के लिए, दो लुकमों के लिए, दर दर भटकने से बचाने के लिए इस घर को औरत की जरूरत थी। मगर अपने जैसी बेसहारा अपनी खुद गर्जी में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। वो बेबसी से बहुत तोड़ फोड़ का शिकार लग रहा था। न जाने किस चीज ने उसे इस कदर तोड़ दिया था। तुमने भी मुझे सहारा दिया है करम इलाही। तुमने मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया, ये तुम्हारा एहसान है। सानिया ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा था और खुद अपनी बात ने उसे हैरान कर डाला। वो कभी ऐसी बात करेगी? आज से कबल उसने नहीं सोचा था। मैंने तुम्हारे बाप को ये सलाह दी थी, मैंने अपना काम निकलवाया था। मैं ना कहता अगर। कहते कहते करम इलाही की हिचकी बंद गई थी। सानिया उसकी नामुकम्मल बात का मफहूम भी अच्छी तरह समझ गई थी। समझकर हल्का सा हंस पड़ी। तुम ना कहते तो क्या होता? मेरे बाप ने तुम्हारी बात मानी है। उसकी हंसी ऐसी थी। तुम ना कहते तो क्या होता? मेरे बाप ने तुम्हारी बात मानी है। उसकी हंसी ऐसी थी, तलक सी तंजिया। ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन्होंने हमें सूली चढ़ाना था, सो हर हाल में चढ़ाते। तुम सिर्फ जरैया बने। तुम ना होते तो कोई और सही, हमारी किस्मत में यही लिखा था। करम इलाही सख्त पानियों वाली आंखों से सानिया को देखता रहा। वो कितने तमस्खर से हंस रही थी, जैसे किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हो। नींद से खुमार आलूद आंखें, बिखरे हुए बाल, गुलाबी रुखसार और सोगवार सी हंसी, मासूमियत और सादगी भरा हुस्न, इतना मुकम्मल हुस्न। करम इलाही नजरें झुकाने पर मजबूर हो गया था। मुझे माफ कर देना, तुम पर यकीन ना कर सका। शायद फितरी सी बात है। मैं किसी पुराने खंडर की मानिद हूँ जो कभी भी गिर जाए, बदनुमा और तारीख। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम तितली के रंगों जैसी हो। मेरे दिल में बार बार शक पैदा होता है। तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वो अपनी मजबूरी बता रहा था, आज सच बोल रहा था, और ऐसा सच जो सानिया को कुछ बोलने के काबिल ना छोड़ता। काश मैंने निकाह ना किया होता, काश मैंने पहले सोच लिया होता, और ओ काश मेरे आंगन में एक तुम्हारे जैसी बेटी होती, मेरे घर की रौनक, और मैं उस पर किसी का बुरा साया ना पड़ने देता। मैं कभी उस पर बेएतबारी ना दिखाता। और सानिया पर एकदम खुल गया कि उसके दुख की वजह क्या थी। उस बूढ़े वजूद के आंसू थमने में नहीं आ रहे थे, और ये बात कहकर आंसुओं में और रवानी आ गई थी। सानिया के हलक में कुछ अटका। तुमने मेरी बात को दिल पर ले लिया। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सानिया शर्मिंदगी से यही बोल पाई थी। मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आया था करम इलाही। मेरा मकसद तुम्हारे दिल आजारी करना नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी बात तुम्हारे दिल पर असर करेगी। वो वजाहत देने पर मजबूर हो गई थी। दिल ही दिल में खुद से खफा होती कि सारी जिंदगी एक महरूमी से लड़ते शख्स को बेऔलादी का ताना दे दिया था। वो उसका दिल इस हद तक दुखाने का सबब बन गई थी कि वो उससे अल्लाह के सामने रो रहा था। सानिया कांप गई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मगर मेरा मकसद वो नहीं था। मेरे साथ जो बीता है उसके बाद शायद कोई मुझ पर यकीन ना करे। ये दुनिया है ही ऐसी। मगर तुमने किया, पहले नहीं किया था। तुम्हारी सच्चाई नजर आ गई तब किया। करम इलाही ने नफी में सर हिलाते हुए कहा था। माफी मत मांगो, तुमने तो ठीक ही कहा था, वरना शायद आज मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ना सोच पाता। खुद पर काबू पाते हुए करम इलाही ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर पानी झटका। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। तेरा बाप मेरी मानता है, पाँव पकड़ लूंगा उसके, तुम्हें माफ कर देगा। मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो सानिया को हतमी लहजे में कह रहा था। उसे उम्मीद थी कि सानिया का चेहरा खिल जाएगा, मगर वो मुरझाया हुआ गुलाब था। दोबारा कैसे खिलता? मुझे अब उस घर में वापस नहीं जाना, वो बोली तो उसका लहजा करम इलाही से ज्यादा दो टोक था, इंतहाई ठोस और बेलचक। दिमाग चल गया है तेरा? करम इलाही तेज आवाज में बोला।
मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं है। मुर्दे कब्रों से उठकर सामने आ खड़े हों तो खौफ से लोग आंखें फेर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, उन्हीं घरों में दाखिल नहीं होने देते, वो अपनाए नहीं जाते। तुम जिंदा हो, मरी नहीं हो। अच्छा, उसकी तमानियत करम इलाही को चुराने लगी। देखो, मैं आज मरा के कल, मेरे पास ना मरने का सर्टिफिकेट है, क्या बता मेरी जिंदगी तुमसे भी कम हो। ये दुनिया इंसान को जीने नहीं देती, कुछ अकल करो। ये दुनिया आसानी से मरने भी नहीं देती। सानिया ने उसे लाजवाब सा कर दिया था। मेरे बाद कैसे रहोगी? करम इलाही का सवाल सानिया को कांटे की तरह चुभा था। वो आंसू पीते हुए जमीन को घूरने लगी। अल्लाह है ना, इस हाल में लाया है तो आगे भी वारिस है। तो ही तो कहता है, फिर भी सोच ले। वो समझ रहा था कि जज्बाती है, इसीलिए बोल रही है। मैं इस घर नहीं जाऊंगी करम इलाही जहां अपनी औलाद से ज्यादा दूसरे मोतबर समझे जाएं। तेरी औलाद नहीं है, फिर भी तुझे तकलीफ पहुंची। मेरे बाप का दिल एक पल को बिना लर्जा होगा। ये बहुत सख्त सवाल था जिसे करम इलाही बचना चाह रहा था। सानिया की आंखों में कुर्ब का जहां आबाद हुआ। कभी ना कभी मेरे बहन भाई को याद आएगा कि उनकी एक बहन किसी भंवर में फंसकर बिछड़ गई थी। वो उसे जरूर तलाश करेंगे। सानिया ने अगली पूरों पर अपने आंसू चुने। खैर, तेरा सब्र लगता है अल्लाह को पसंद आ गया है। अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो क्या हुआ, बेसहारा भी तो नहीं छोड़ा। उसने तेरी खिदमत के लिए मुझे भेज दिया। मुझे उसकी हिकमत समझ में आ गई है। मैं अपना बुरा भूल गई हूँ तेरे अच्छे का सोचकर। करम इलाही उसे देखता रहा जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो। ये वही शख्स था जिसकी एक धार लर्जा देती थी। लोग जिससे खाइफ रहते। आज से कबल इतने मीठे अल्फाज शायद उसके लिए किसी ने नहीं कहे थे। सानिया के दिल में उसके लिए पैदा हुई नरमी अल्लाह की दीन के सिवा क्या हो सकती थी। करम इलाही ने उसी बेजुबान और खामोश आंखों से उसके सर पर हाथ रख दिया था। रात के उस आखिरी पहर ये आखिरी बार था कि दोनों में तवील गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू ने जैसे उस शख्स को शांत कर दिया था। उसके बाद सानिया ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खामोश होता चला गया था। तुम रात से मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो। वो किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी जब अकब से आवाज आई। मुड़कर देखा तो खिजर को दरवाजे में एस्तदा पाया। आप? वो हैरानी से बोली। खैरियत? कुछ चाहिए था? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। खिजर ने संजीदगी से सवाल दोहराया। मैं क्यों ऐसी कोशिश करूंगी? वो पलटकर ऑमलेट तैयार करने लगी थी। मैं रात भर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, वो सिमी से फौरन बात बनाना मुश्किल हो गई। मैं मिनाहिल के साथ सो गई कि आप डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब? जबकि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती थी। वो भी उसकी हर बात उड़ाना जानता था। आपने खुद ही कहा था इतनी भी सीरियस चोटें नहीं आई। यानी सीरियस चोटें आनी चाहिए थी, फिर आपकी तसल्ली होती। अल्लाह, सिमी ने पलट कर घूरा। ऐसा कब कहा मैंने? क्या कर रही हो तुम? मैं बात करने आया हूं ना। काम? यक लफ्जी जवाब। ये तुम्हारे काम नहीं है। मेरे साथ ऊपर आओ। खिजर ने हुक्म सादर किया। आपका नाश्ता बनाना तो मेरा ही काम है। बकौल आपके, सिमी ने जताया। सोचा बाकी सब के लिए भी बना लूं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। वो कहकर पलट गया और सिमी तज़-बज़ब का शिकार हो गई। अब क्या कहेगा ये? सिमी दानिस्ता ताखीर कमरे में गई थी, फिर भी उसे महवे इंतजार पाया। नाश्ता कर लिया? आप कुछ स्पेशल खाना चाहें तो मुझे बताइएगा। सिमी नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी। रात तुम बात अधूरी छोड़कर चली गई। खिजर ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। जी, सिमी ने बिलाखिर खुलकर बात करने पर खुद को राजी किया। मुझे लगा उस पर मजीद बात नहीं करनी चाहिए। मैं कल कुछ ज्यादा बोल गया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए खुफगी होगी। खिजर ने उसे जांचा। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप गलत नहीं हैं। बस हम दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है खिजर। जरूरत है। खिजर सीधा होकर बैठ गया था। हम बेहिस बनने की कोशिश में कुछ और बन जाते हैं सिमी। हमारे दिल वैसे नहीं रहते। छोटी छोटी दरारें बहुत बड़ा खला पैदा कर देती हैं। मैं सुन रही हूँ। वो खामोश हो गई। मैं शुमाइला को तुम पर फोकियत नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं। खिजर ने मजबूती से कहते हुए उसके चेहरे के बदलते तासुर को देखा था। ठीक इसी तरह तुम्हें शुमाइला की जगह पर नहीं रखूंगा क्योंकि हर इंसान का अपना एक मुकाम होता है सिमी। इंसानों की सिर्फ शक्लें ही मुख्तलिफ नहीं होती बल्कि उनसे रिश्ता, उनसे जुड़े जज्बात, एहसासात, जगह, अहमियत और ताल्लुक भी मुख्तलिफ होता है और वो हमेशा अपनी सल्तनत के मालिक रहते हैं।
मैं शुमाइला की साइड नहीं ले रहा था, ना मैं उसका दफा कर रहा था कि मुझे वो पसंद है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि गलती इंसान से एक बार ज़रूर होती है। वो धीरे धीरे बोलता जा रहा था। सिमी अपने हाथों को देख रही थी और उसकी नज़रें नहीं उठी थी। उसे मौका दो, वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। उसे इंसान समझो, तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम्हें मालूम है वो खुद कितनी तकलीफ में है, तुमसे मोहब्बत करती है यार। सिमी के चेहरे पर मुस्कान सी चमकी, जैसे उसके लिए नई और खुशकुन इत्तला हो। तुमने खुद देखा कि उसने अपने हिट नॉवल के साथ क्या किया। क्या वो तुम्हें नॉर्मल लगती है? मैं ही तो जानती हूँ कि उसने अपने हिट नॉवल के साथ क्या किया। उसकी आंखों का मैंने खेज सा तासुर खिजर के लिए नया नहीं था। वो करती ही ढकी छुपी बातें थी। वो कोशिश कर रही है कि तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दे। ये इतना भी आसान नहीं है सिमी, फिर भी वो जरूर करेगी। चीजें सेट हो जाएंगी। आपको यकीन है उस पर? हाँ, खिजर ने उसे यकीन दिलाया। फिर इसे भी यकीन दिलाया होगा कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। एक हसीन दुनिया होगी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां और एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। ये एक बिल्कुल अलग बात है, खिजर ने उसे टोका था। वो किसी और समत में देख रही थी। ये कहानी ऐसी ही है खिजर, ये अलहदा नहीं है। शुमाइला अगर कुछ करेगी तो सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए तो वो इतना सब कर ही चुकी है। वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दी थी। खैर, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका फैसला तुम अकेली नहीं कर सकती कि बाद में तुम्हारे और मेरे रिश्ते का मुस्तकबिल क्या होगा। वो संजीदगी से गोया हुआ था। सिमी उसकी तरफ देखकर रह गई। फिर उसका फैसला आपने कैसे कर लिया कि मेरे दिल में कौन है और मैं क्या चाहती हूँ? मुझे शुमाइला ने बताया होगा। सिमी के लहजे में तंज की आमेज़श थी। ये अहमियत है इसकी कि वो आपके जहन में जो भी बात डाल दे, आप उसे हरफ़े आखिर समझें। वो सर हिलाते हुए जैसे खुद को समझा रही थी। सिमी, मैं बताती हूँ आपको हम दोनों का मुस्तकबिल। वो उसकी बात काट कर बोली थी। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। दो टोक अंदाज में कहा, मुझे एक दिन अपने घर वापस जाना है और मैं अपनी उस जिंदगी को कबूल करूंगी, इसको नहीं जो झूठ है और तिलिस्मी फरेब है। वो बोलती गई और खिजर शौक से उसे देखता रहा। आप शुमाइला की रहें या किसी और के, मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ। मैं सिमी हूँ, मैं माफ कर दूंगी हर उस शख्स को जिसने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं कभी कबूल नहीं करूंगी किसी ऐसे इंसान को जिसने मेरी इज्जत नहीं की। वो खिजर की आंखों में देखती हुई तेज तेज बोल रही थी। उसकी सांस तेज हो रही थी, चेहरा सुर्ख, लहजा ना जाने क्यों चीख चीख कर कह रहा था कि ये सब खिजर के लिए कह रही है, जैसे खिजर ने उसकी इज्जत ना की हो। मगर कैसे? क्या वो उसको बेइज्जत कर सकता था? एक ऐसा शख्स कि जिसके लिए ये सोचना भी महाल हो। मोइन ने भी मेरी इज्जत नहीं की, जैसे शुमाइला ने, जैसे मेरे बाप ताया ने, और जैसे उसने बाकी बात चबा के खा ली। वो मेरे दिल में कैसे रह सकता है खिजर? मैंने उससे कहा था मुझ पर यकीन करे, ठीक है, नहीं किया। मेरे दिल में उसके लिए जरा बराबर इज्जत नहीं। मोहब्बत तो बड़ी अनमोल चीज होती है, बड़ी लाडली, किसी लाडले इंसान से ही हो सकती है। सिमी ने गोया लकीर सी खींच दी थी, हर बात पर मोहर जब्त कर दी। उसकी बात में खुशगवारियत नहीं थी, फिर भी सुनकर खिजर के दिल में गहरा सुकून उतर गया था। ठंडक सी ठंडक, अजीब सी आसूदगी। इसलिए आप मेरी परवाह करना छोड़ दें, उसकी परवाह करें जो आपके लिए लाडला हो, आपके दिल का चहेता इंसान। हम दोनों राहगीर की तरह हैं, दो मुसाफिर, एक दिन अलग अलग हो जाएंगे। वो नम नम सा मुस्कुरा दी, एक जर्द सी मुस्कुराहट। वो जर्द मुस्कुराहट उसका सारा हुस्न खिजा कर गई थी। खिजर जख्मी सा मुस्कुराया, तुम बहुत बेरहम हो, जानती हो मैं हकीकत पसंद हूँ और रहना चाहती हूँ। हमारा साथ गुजरा वक्त भी तुम्हें अफसानवी ना बना सका। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर रहा था। ये लड़की एक भी ख्वाब ना देख सकती थी उस शख्स के साथ। नहीं, वो वाकई बेरहम थी। खिजर ने जान लिया था उसके अंदर से अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी से उम्मीद भी आज बुरी तरह से खत्म हो गई थी। और हाँ, सिमी खिजर को खामोश देखकर जाते जाते पलटी थी। आप फिक्र ना करें, आपकी फेवरेट स्टोरी की एंडिंग ये नहीं होगी, ये इख्तिताम शाया नहीं किया जाएगा। मेरी शर्त है, आजमाने के लिए इस माह का शुमारा देखिएगा। धीमा सा मुस्कुराकर वो लड़की एक बार फिर खिजर को वर्ताए हैरत में डाल गई थी। उसका यकीन देखकर वो बेयकीनी के सागर में उतर गया था। क्या थी आखिर ये? कोई पजल, कोई पहेली, राज, सरबस्ता सी?
क्या कोई उससे मोहब्बत किए बगैर रह सकता था? शुमाइला बहादुर खान को इस सुबह एक माजरती मेल मौसूल हुई थी, जिसमें उसके नावल को अदारे की तरफ से माजरत के साथ शाया करने से इनकार कर दिया गया था। फिर उसे ऐसी ही एक कॉल भी मौसूल हुई थी कि वो इस नॉवल का ऐसा इख्तिताम शाया करने से कासिर हैं। शुमाइला को लगने वाला धचका शदीद था। खिजर के निकाह की खबर के बाद का दूसरा शदीद धचका। वो सुन सी बैठी रह गई थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वक्त ले लें, मगर इस कहानी को ये अंजाम मत दें। उसके एहतजाज पर बहुत ठंडे अंदाज में कहा गया था। मगर मैंने ये इख्तिताम होशो हवास में लिखा है, मुझे इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, तो फिर वक्त लेने का क्या सवाल? वो जैसे फट सी पड़ी थी। दूसरी तरफ उसकी राय का एहतराम किया गया। फिर आपको उस पर सोचना चाहिए। हम समझ सकते हैं, जिंदगी में कभी ऐसे फेजर से गुजरना पड़ता है। राइटर्स भी इंसान होते हैं। हमारी माने तो एक बार आप उसे पढ़ कर देखिए। इससे क्या होगा? वो झंझलाई। आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपने लिखा ही नहीं। व्हाट? वो भौंचा सी गई। हमारा मतलब है कि ये कहीं से भी वैसी तहरीर नहीं है जैसी आपकी तहरीरें हमारी टेबल पर पहुंचती थी। स्टोरी से लेकर अंदर तक बेरंग, जैसे किसी अनारी के हाथ में कलम आ गया हो और शुमाइला के अंदर से बोलने की सकत छीन ली गई थी। उसे अपने बाप की बातें याद आई। जो सीमी थी वो शुमाइला नहीं हो सकती थी। शुमाइला कुछ भी नहीं थी उसके बगैर। उसका तो बस नाम था, फकत एक नाम। मैं उसे नहीं तब्दील करूंगी, आपको उसे ही शाया करना होगा। वो अपने अंदर की खोलन बामुश्किल छुपाते हुए रोब झाड़ने को बोली थी, मगर उसकी अगली बात से पहले, सॉरी, ये सिर्फ आपका ही नहीं, हमारे अदारे की भी साख का सवाल है। हमारी बातें माने, सुकून से लिखें, इसमें ये शामिल नहीं है। राब्ता मुनक़ता कर दिया गया था। शुमाइला पुरशिकस्त का एक जोरदार अटैक हुआ था। सिमी? इस नाम को दोहराते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चीजों को दोनों हाथों से उछाल दिया था। बहुत सारी कांच की बोतलें फर्श पर गिरकर टूटी। कई चीजें दरवाजे तक बिखर गई थी। अपने बालों को दोनों हाथों में जकड़कर वो बेड पर गिरी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। आज पहली बार उसकी नफी की गई थी। उसके अंदर धुआं भरने लगा था, आंखों में शोले। इस कैफियत का अटैक उसका आज पहली बार हुआ था। सूरज की पेशानी से गुजरता जर्द सफूफ सुबह की सफेदी को अपनी लपेट में लेने लगा था। सफेद उजाला बेबस था। वो सुनहरी रंगों में रंगने लगा था, कुछ इंसानों की तरह जो हावी होने लगते हैं दूसरे इंसानों पर भी और उनकी किस्मत पर भी। अव्वलीन सुनहरी किरणों जैसी वो लड़की भी कुछ ऐसा ही सोचकर हवेली से निकली थी। उसके अज़ाइम जितने सख्त लगते थे, चाल उतनी ही मजबूत। आम दिनों में उसे ऐसी जगहों पर आने में अपनी शान में कमी महसूस होती, मगर अब वो अपनी शान बढ़ाने के लिए ऐसी किसी भी जगह पर जा सकती थी। वो लड़ना जानती थी और दूसरों को हराना भी, क्योंकि वो शुमाइला बहादुर होकर किसी मामूली लड़की को खुद पर सबकत ले जाते नहीं देख सकती थी। दफ्तन एक जगह उसके कदम रुके तो चौंकी। हाकिम हुसैन की ओताक का दरवाजा चौपट खुला था। उसने लम्हा भर को सोचा और कदम आगे बढ़ाए। कौन सोच सकता था कि उसे मुस्तकबिल में ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, मगर ये लोग मौका क्यों देते हैं ऐसे इकदाम उठाने के। ओताक के अहाते में मोइन सद्दाम किक्कर की टहनी का मसवाक बनाए दांतों पर रगड़ता हुआ चक्कर काट रहा था। शुमाइला ने हल्का सा खनकार कर उसे मुतवज्जा किया। मोइन ने देखा तो चौंका, आंखों में उलझन का तासुर उभरा। तो क्या कर रही हो तुम यहाँ? मोइन के लहजे में चुभन उतर आई थी, चेहरे पर नापसंदीदगी। मुझसे तमीज से और इंसानों वाले लहजे में बात किया करो, तुम्हें मेरी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उसने किसी मलका की तरह तनी गर्दन और शातर आंखों के साथ सुकून से उसे बावर कराया था। मोइन के चेहरे के खिंचे खतूत ढीले पड़े। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और दोबारा यहाँ? एक मिनट, उंगली उठाकर बात काटी। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि ऐसी बात करो। मैं जरूर तुम्हारे रोब में आ जाती अगर तुम्हारी मंगेतर आज किसी और के साथ फरार होने की बजाय इस घर में होती। शुमाइला की आंखों में हिज और लबों पर तंज था। मोइन का चेहरा सुर्ख पड़ा। खैर, तुम सवाए अंधेरे में हाथ मारने के कर भी क्या सकते हो, इसलिए मैं करने आई हूँ। क्या? मोइन के मुंह से निकला था, वही जो तुम नहीं कर सके। सीमी को वापस लाना चाहते हो या बदनामी में जीना सीख लिया? सीमी को हम ढूंढ निकालेंगे। आप अपनी मोइन गुस्से की, शायद उसे जुबान संभालने की धमकी देने जा रहा था।
सालों के इंतजार के बाद वो इसी सुकून से बोली जैसे अंदर तक शांत हो। मैं अगर तुम्हें बता दूं कि वो कहाँ है, तुम वादा करो कि उसे ले आओगे। कहाँ है? मोइन के तासुरात एकदम बदले, पेशानी सिमटी। खिजर दस्तगीर के पास। वो उसी के साथ गई है जिसके साथ उसे देखा गया था और ऐश से जिंदगी गुजार रही है। कुछ कर सकते हो तो कर लो, ये महज कयास नहीं है। शुमाइला मजे से बोलती उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रही थी। उसने अपना काम कर दिया था और सिर्फ मोइन ने ही नहीं, दोनों कानों और दोनों आंखों ने शुमाइला का ये बयान लफ्ज ब लफ्ज वाजिया सुन लिया था। अचानक धूप तीखी हो गई थी, या शायद रगों में दौड़ता खून। दस्तगीर अहमद के डेरे पर चाय की खुशबू फैली हुई थी और उसके हमरा खूबसूरत नाजुक सी प्लेटों में सजी नान खताइयों की खुशबू में मदगम हो रही थी। अचानक लोहे का दरवाजा धार से खुला। एक जोरदार धमाका सद्दाम हुसैन तीर की तरह दरवाजे से बरामद हुआ और चील की तरह उस पर झपटा था। मेरी भतीजी कहाँ है? उसके हाथ सीधे दस्तगीर अहमद के गिरेबान तक चले गए थे। चाय छलक कर उनका लिबास दागदार कर गई। क्या बेहूदगी है सद्दाम? वो भी गुस्से से गराए थे, लेकिन सद्दाम की गिरफ्त ढीली नहीं हुई। तेरा बेटा कहाँ लेकर छुप गया है? हमारे घर की बच्ची को बताओ। ऊंची आवाज कई लोगों ने सुनी। आपे से बाहर कई लोगों ने देखा। ओ, तुम्हारे घर की बच्ची? वो इस्तेहज़ाहिया बोला। घर की बच्चियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं सद्दाम हुसैन? क्या वो दूसरी पनाह ढूंढने पर मजबूर हो जाएं? बकवास बंद। कहाँ है वो? उससे पहले कि सद्दाम के मुंह से गाली निकलती, दस्तगीर ने सख्ती से उसके जबड़े पर दबाव डाला था कि उसकी जबान रुक गई। मेरी बहू है वो, सद्दाम हुसैन, मेरी इज्जत। एक लफ्ज मुंह से मत निकालना, भूल जाओ उसको। सद्दाम हुसैन की आंखों के शोले बाहर लपकने लगे। वो वही जवानी वाला सद्दाम हुसैन था जो अपने घर की औरतों का नाम दूसरों के मुंह से सुनता तो तौहीन समझता था। नहीं दस्तगीर अहमद, नहीं, आज नहीं। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। गिरेबान छोड़कर उसने इतनी सराय से लोहे का भारी राड उठाया था कि कोई कुछ समझ ना सका। एक ठा की आवाज के साथ माथे के ऐन ऊपर सर पर लगी जरब से खून की बौछार की सुर्ख बरसात सुनहरी धूप में जमीन रंगीन करने लगी। सर से फुवारा उबल पड़ा था। दरवाजा जोर शोर से धड़ाया जा रहा था। शकीला के असाब पर यह दस्तक बहुत कारी गुजरी। कौन है? भाभी, दस्तगीर भाई पर सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया है, उनकी हालत ठीक नहीं है। दरवाजे से आती आवाज ने शकीला की रूह खींच ली थी। दिल धक से रह गया। क्या क्या बोल रहे हैं? वो लरजती आवाज से बोली थी। इतला देने वाला भी अजलत में था। सर पर बड़ी चोट आई है, होश में नहीं है, खून नहीं रुक रहा। पहले गांव के डिस्पेंसरी से कोई पट्टी करवाते हैं, फिर देखते हैं। ठहरे भाई, दस्तगीर साहिब, मुझे आने दे, मैं इन्हें देखती हूँ। आंसू उनके चेहरे पर टेढ़ी मेरी लकीर से फिसलते चले गए। वो कुछ देख ना पा रही थी। आप फिक्र ना करें, हम जा रहे हैं। दुआ करें। कदमों की चाप तेजी से दूर होती चली गई। वो अपने बंद होते दिल के साथ गिरते पड़ते बामुश्किल अंदर आई थी। दस्तगीर साहिब, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस उम्र में गहरी चोट का सुनकर और दिल में पैदा होते अजीब से खदशात उनकी रही सही हिम्मत खत्म कर रहे थे। मेरी वजह से आप कब तक? रोते बिलखते वो मोबाइल की तलाश में हाथ मार रही थी। किसको कॉल करूं? मोबाइल उठाकर कॉन्टेक्ट लिस्ट में जिसमें चंद ही नाम थे वो आगे पीछे करने लगी। खिजर धुंधलाई आंखों से उस नाम पर उंगली ठहर गई। जी में आया कि फौरन खिजर को कॉल कर लें। तमाम एहतियाती तदाबीर भार में झोंके। इस वक्त उन्हें अपने जवान बेटे की जरूरत थी। अब माफ नहीं करूंगी मैं, सद्दाम हुसैन, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नफरत से सोचते हुए उन्होंने खिजर को कॉल करने का इरादा तरक किया। उसके नंबर के नीचे वाले नंबर को प्रेस कर दिया। लिहाज मुरव्वत हर दफा बढ़ती जाए तो कमजोरी समझी जाती है। वो आंखें रगड़ रही थी जब कॉल रिसीव की गई। हेलो अरशद भाई, तुम्हारी भाभी बात कर रही हूँ, शकीला हयात। तुमने सिमी से बात की? शुमाइला के आगे के प्लान्स, उसके करियर को लिए सवाल, उसके ख्वाब। खिजर ने भी उसकी कॉल को नजरअंदाज करना छोड़ दिया था। वो भी किसी मामूल की तरह उसे मुख्तसर जवाब में सब बताता रहता था। उसकी चोटें मामूली सी रह गई थी, इसलिए वो अब ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा रखता था। किस बारे में? हमारे बारे में। हाँ, उसे बताया था मैंने, आपसे बात होती है। उसे यकीन नहीं कि आप वाकई उसके लिए कुछ करेंगी। शुमाइला के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई।
وہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، اس کے نزدیک صرف وہ خود قابل بھروسہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے جلد از جلد وہ مل جائے جو وہ چاہتی ہے۔ وہ اس گھر کو اپنا نہیں سمجھتی۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے ہم سب کے ساتھ رہنا۔ خضر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ شمائلہ کو تقویت ملی۔ وہ گھر تمہارا ہے خضر، تم اور تمہاری فیملی، اس پر سیمی کا حق بنتا بھی نہیں۔ حق تو بنتا ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ وہ حق سمجھتی نہیں، خضر نے تعصب سے کہا تھا۔ شمائلہ کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ ایسا کیوں کہتے ہو خضر؟ کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچتے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ وہ میرے نکاح میں ہے شمائلہ، اور جب تک وہ میری بیوی ہے ہر چیز پر اس کا حق ہے۔ اچھا چھوڑو، شمائلہ نے کوفت سے موضوع بدلا۔ تمہیں کچھ بتانا تھا، اس مہینے میری لکھی قسط نہیں آئے گی، ادارے نے شائع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ریئلی؟ خضر حیران رہ گیا۔ سیمی کی بات اتنی جلدی ثابت ہو جائے گی اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہاں، تم بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس نے کہا تھا یہ کبھی شائع نہیں ہوگی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ سوری، شمائلہ سمجھ نہ سکی۔ سیمی نے شرط لگائی تھی، اب یہ قسط کبھی شائع نہیں ہو سکے گی، نہ اب نہ آئندہ۔ خضر نے جیسے شمائلہ کو اونچائی سے دھکا دے دیا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی بات سننا شمائلہ کے اندر گہرا سناٹا اتر آیا۔ اور کیا کہا اس نے؟ جھوٹ اپنی پول کھلنے سے پہلے اٹک گیا تھا۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا۔ صبح شام میں بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ سیمی نہانے کے بعد بالوں کو کھلا چھوڑے لون میں ٹہلنے آ گئی تھی۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، جالی دار دوپٹہ گلے میں پڑا تھا اور سیاہ چمکتے سلکی بال ہوا کی چھیڑ چھاڑ سے اطراف میں اڑ رہے تھے۔ کسی خیال میں گم وہ آدھے بال آگے کی طرف گرائے بار بار ان میں انگلیاں چلائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹہل رہی تھی۔ یہ منظر اتنا حسین تھا کہ باہر سے آتے خضر کی نگاہ جم کر رہ گئی تھی۔ ہوا کے دوش پر جھولتے پھولوں کی کیاریوں اور سبز گھاس والے آنگن میں اتری اپسرا۔ یہاں آنے کے بعد یہ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ خضر نے اعتراف کیا کہ وہ کس قدر حسین لگتی ہے۔ وہ اندر جانے کے بجائے اس کی طرف کھنچا چلا آیا تھا۔ تمہارے بال بے حد خوبصورت ہیں، خضر نے اس کے عقب سے کہا تھا۔ سیمی چونک کر مڑی۔ میں نے اتنے خوبصورت اور لمبے بال پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ اس کی بات پر وہ جھیم کر دوپٹہ لینے لگی۔ رہنے دو، خضر نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ انہیں کھلا رہنے دو، مجھے لگا میں شاید راستہ بھٹک کر کسی اور کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ وہ مسکاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیمی کو ہنسی آ گئی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بات بڑھا چڑھا کر بتانا آتی ہے۔ ہرگز نہیں، خضر نے فوراً نفی کی۔ میں نے پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا تب تمہارے بال اسی طرح کھل گئے تھے۔ سیمی کو وہ رات یاد آ گئی۔ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دوسری بار تمہیں کھلے بالوں میں دیکھا تو میرے لبوں سے خود بخود کیتکی نکل گیا تھا۔ کیتکی؟ سیمی کی آنکھیں حیرانی سے اور بڑی ہو گئی۔ ہاں، کیتکی، ایک مشہور کردار جس کے لمبے بالوں میں ہمیشہ جگنو اٹک جایا کرتے تھے۔ خضر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیمی کی رنگت میں گلابیت گھلنے لگی تھی۔ وہ اسی کے تخلیق کردہ کردار کی بات کر رہا تھا اور اس کو کیتکی کہہ رہا تھا۔ یہ میرا پسندیدہ کردار ہے۔ میں اوٹیل بننا چاہتا تھا جو کیتکی کے بالوں میں اٹکے جگنو آزاد کرائے۔ وہ ایک تخیلاتی کریکٹر لگتا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ وہ کیتکی یقیناً تم ہو۔ تمہیں دیکھ کر اس کردار کو لکھا گیا ہے، وہ مبہوت سا ہو کر بتا رہا تھا۔ پھر اسی کیفیت میں خضر کے ہاتھ نے سیمی کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے جو ہوا سے اڑ اڑ کر اس کے گرد لہریں بنا رہے تھے۔ سیمی کی دھڑکنیں شور کرنے لگی اور یہ شور اس کے چہرے پر سنائی دینے لگا۔ تمہاری زلفیں مجھے بے بس کر دیتی ہیں، یہ تمہاری شخصیت کو سہرانہ بنا دیتی ہیں۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے؟ وہ گھمبیر آواز میں دھیرے دھیرے بولتا اس کے مزید قریب آ گیا تھا۔ سیمی کو اپنا آپ سن پڑتا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی اس خواہش پر بہت بار قابو پایا ہے، تم پر حق رکھتے ہوئے بھی۔ تم اسے میرا پاگل پن کہہ سکتی ہو، مگر میں سچ بول رہا ہوں، میں نے تم سا کسی کو نہیں پایا۔ خضر نے ساکت و نمک کی موٹی میں ڈھلی سیمی کے گرد اپنا حصار بنا لیا تھا۔ سیمی کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، 1 انچ کے فاصلے پر۔ سیمی کے ملائم ریشمی بال پر خضر کے بازوؤں سے لپٹے جا رہے تھے، ان میں نمی بھی تھی اور ٹھنڈک بھی۔ خضر کے اندر بہت سارے جذبات نے مل کر حشر برپا کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ اپسرا ہمیشہ مجھے مقناطیس کی طرح کھینچ کر رکھے۔ میں چاہتا تھا
मैं कैटकी की जुल्फों में रोशन जुगनुओं का मंजर देखूं, क्या तुम्हें ये ओनेल कबूल नहीं है? वो जज्बों से चूर लो देती आंखों से उसको देख रहा था। सिमी उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। कैसा दिलकश अंदाज था उसका साथ मांगने का, कितनी चाह से वो खुद को उसका कैदी करना चाह रहा था, उसका मुद्दा था और इतनी ही खूबसूरती से अपनी असीरी का एतराफ कर रहा था। सीमी साकत आंखों से उसे देखती रही, उसका वजूद नमक की तरह पिघल कर ढह जाता, मगर खिजर के हिसार ने उसे बेबस कर दिया था। मम, मुझे ये पसंद नहीं है, उसने खुश्क पड़ते हलक के साथ ये फजू तोड़ना चाहा। ये किरदार मेरे पसंदीदा नहीं, उसने निगाहें झुका ली थी, आंखों से हटाकर गर्दन पर निकाल ली। इतने करीब से वो उसका झूठ बआसानी पढ़ लेता। और वो किरदार जो तुम्हारे सामने है? खिजर ने सवाल बदल डाला था। अब तो वो ना बात गोल कर पाती ना झटक पाती, उसके मुंह से जवाब ना निकला था। आसमान से पहले बूंद गिरी। खिजर, बारिश। सीमी की आवाज कपकपा रही थी। खिजर ने पुररौनक आंखों से इन बूंदों को देखा, उसकी आंखों की तरह जिगर जिगर करते हुए गिर रही थी। ये रिमझिम कुछ कह रही है, खिजर ने सरगोशी की। एक बूंद सीमी की मांग में आकर गिरी, फिर बहती हुई पेशानी पर आ बैठी थी। खिजर मबहूत सा उसे देखे गया, गोया आज जैसे कायनात से मंजर भी शरारत पर आमादा थे। मुझे बारिश पसंद नहीं, उसकी गिरफ्त में किस्मत आई थी। मुझे अंदर जाना है। ये बूंदे बेजरर सी उनकी काली घटाओं के धोखे में आती हैं। खिजर ने उसके बालों को छेड़ा था। खिजर ने पुररौनक आंखों से इन बूंदों को देखा, उसकी आंखों की तरह जिगर जिगर करते हुए गिर रही थी। ये रिमझिम कुछ कह रही हैं, खिजर ने सरगोशी की। एक बूंद सीमी की मांग में आकर गिरी, फिर बहती हुई पेशानी पर आ बैठी। खिजर मबहूत सा उसे देखे गया, गोया आज ऐसे कायनात से मंजर भी शरारत पर आमादा थे। मुझे बारिश पसंद नहीं, उसकी गिरफ्त में किस्मत आई थी। मुझे अंदर जाना है। ये बूंदे बेजरर सी इन काली घटाओं के धोखे में आती हैं। खिजर ने उसके बालों को छेड़ा था। तुम्हारी सबसे पसंदीदा स्टोरी कौन सी है? उसकी बात करते हैं। खिजर ने हल्की सी गिरफ्त ढीली कर ली थी, मगर वो आज उससे ढेर सारी बातें करने के मूड में लगता था। कोई फेरी टेल, कोई रोमांटिक दास्तान? नहीं, मेरी पसंद मुख्तलिफ है। सीमे ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। मुझे सिर्फ एक दास्तान पसंद है, दो बहनों की कहानी, उनके हिजर का किस्सा। लाडो शक्लो, सीमी के लबों से अदा हुआ और एक फसू छनाके से टूट। खिजर से कोई पूछता तो वो यकीनन शुमाइला बहादुर की किसी कहानी का नाम लेता, मगर सीमी ने जो बताया था उसने सोचा भी नहीं था। लाडो और शक्लो में बहुत मोहब्बत हुआ करती थी। लाडो बहन की मोहब्बत में लाड करती और शक्लो वो सारी मुशक्कत खुद पर ले लेती। एक बार शक्लो ने लाडो को सुई दी। सीमी उसकी आंखों में देखती हुई बोलती जा रही थी। खिजर की गिरफ्त में कैद चलती बरसों की दास्तान और बरसती रिमझिम और फूलों की महक। खिजर जैसे ख्वाबिदा आंखों से सुनता रहा। कहा उसने कि अगर गिरी सुई उसके हाथ से तो शक्लो मुसीबत में होगी, गिरी अगर शक्लो के हाथ से लाठी तो खैर लाडो के साथ नहीं। और गिर गई सुई लाडो के हाथ से और बिछड़ गई दोनों बहनें एक दूसरे से। खिजर ने मशीनी अंदाज में उसके सुनाए किस्से को ट्रेजेडी तक पहुंचा दिया था। सीमी खामोश नजरों से उसे देख रही थी। यह किस्सा मुकम्मल करने की उसमें हिम्मत नहीं, और खिजर के लिए यह किस्सा नया नहीं था। ये फकत किस्सा नहीं है, एक मेरे बचपन का हिस्सा है, मेरे बचपन के शौर की पहली याददाश्त। खिजर एक कदम पीछे हट गया था। सीमी अपनी जगह पर जमी खड़ी रही। तुम्हें यह कहानी किसने सुनाई? ये मुश्तरका दास्तान हम दोनों को एक साथ कैसे मालूम हो सकती है? ये मेरी माँ की कहानी जैसी है, मेरी माँ की आप बीती जैसी। मुझे हमेशा लगता है जैसे ये सच हो, महज एक किस्सा या लोक दास्तान नहीं। वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ा रहा था। ये कहानी मुझे मेरी माँ सुनाती थी और वो हर दफा रोती थी। खिजर ने सीमी पर गोया इंकशाफ किया। यह रोमानवी सा माहौल, हल्की हल्की बरसती बारिश और अनोखे से जज्बात जैसे सब फरामोश हो गए थे। मेरे जहन में महफूज हर चीज तुमसे आकर क्यों जुड़ती है सीमी? तुम वाकई किसी पुरइसरार दास्तान का अहम किरदार हो जो वहां से निकलकर मेरी जिंदगी में आ गया है। इसलिए इस लंबे बालों वाली अप्सरा ने सचमुच कोई जादू कर दिया था। उनके रिश्ते में जरूर किसी की दुआ की बरकत थी। जो एक कदम दूर होते तो चार कदम करीब आ जाते थे।